हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड इवनिंग। मैं विजय एक बार फिर से आपका जेएस विजय एजुकेशन यूट्यूब के माध्यम से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि संडे को हिस्ट्री के लिए, 12th हिस्ट्री के लिए एक विशेष क्लास है। तो दोस्तों, ये क्लास अभी आगे आगे जैसे पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपसे एक अनुरोध है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छोटे भाई बहनों को फ़ायदा मिले, और सब्सक्राइब करना। क्योंकि ऐसे वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे। तो दोस्तों, हम डायरेक्ट अब अपने टॉपिक पे आते हैं। शायद आप में से कुछ भाई बहन इसका इंतज़ार कर रहे थे। और दोस्तों, एक और सूचना, अपने हिस्ट्री का टाइमिंग फिक्स 6 बजे वीडियो पब्लिश हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों, आज हम जो अध्ययन करेंगे वो है महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का फर्स्ट चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे, और उन एक क्वेश्चन में और कितनी संभावनाएं बनती हैं उनको भी हम ध्यान में रखेंगे, ताकि हमें कम टाइम में ज्यादा फायदा हो या ज्यादा नॉलेज हो। तो लास्ट को चलते हैं हम क्लास की तरफ। तो देखो, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकांश हड़प्पा स्थल निम्न में से किन क्षेत्रों में स्थित थे? जब क्लास में हड़प्पा सभ्यता चल रही थी तो मैंने काफी अच्छी तरह समझाया था कि अधिकांश हड़प्पा स्थल निम्न में से किन क्षेत्रों में स्थित थे: शुष्क, अर्ध आर्द्र, आर्द्र शुष्क और नम। यानी कि शुष्क, आर्द्र, अर्ध शुष्क और नम। यानी कि नम यानी तो बिल्कुल ही, मतलब वो बोलते हैं ना, बरसात यहाँ मतलब गिरती रहती है, यानी कि वो भूमि बिल्कुल नम है। शुष्क मतलब बिल्कुल सूखी, जहां पर बरसात की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। आर्द्र यानी कि नम से पहले जो भूमि है, जैसे बरसात के दिनों में ज्यादा बरसात होती है, वो आर्द्र। और अर्ध शुष्क का मतलब आधा सूखा और आधा गीला, कहने का मतलब जहां बरसात की मात्रा बहुत कम होती है। तो हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल किसमें आएंगे? अर्ध शुष्क में। क्यों? एक चीज समझना, जैसे ये भारत के इधर का पोर्शन है पाकिस्तान, तो हड़प्पा के ज्यादातर स्थल ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये थार के मरुस्थल के लगते हुए, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो ये अधिकांश स्थल शुष्क स्थल यानी कि थार के मरुस्थल में है। तो अधिकांश स्थल किसमें आएंगे? अर्ध शुष्क में। फिर है दूसरा क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में नहरों के अवशेष कहां से मिले हैं? काबुल से, सोर्तगई से, बनावली से और धोलावीरा से। तो दोस्तों, इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि बनावली और धोलावीरा तो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में है ही नहीं। अब दो बचे, काबुल और सोर्तगई। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा बी। तो इसका आंसर आएगा सोर्तगई। अब दोस्तों, एक्स्ट्रा इसमें क्या है वो देखते हैं। देखो, सोर्तगई में नेहरू के साक्ष्य मिले हैं। अब सोर्तगई में और क्या मिला है? तो दोस्तों, यहां पर विशेष में यह है, पहला है सोर्तगई में नेहरू के अलावा नीले रंग
तो सर दोस्तों देखो, सोर्तगई में एक तो नेहरू के अवशेष मिले, दूसरा एक कीमती पत्थर है नीले रंग का जिसे लार्डवर्थ मणि कहा जाता है, वो भी सोर्तगई से मिला है। अब दूसरा, धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात। यहां पर क्या मिला है? जलाशयों के साक्ष्य। यहां पर क्या मिला है? जलाशयों के साक्ष्य। यानी कि हमने देखा था कि जब चैप्टर पढ़ा था तो जो कृषि वाला पोर्शन आया था उसमें हमने जलाशयों के साक्ष्य भी देखे थे। कहां पर? धोलावीरा, जो कहां पर? गुजरात में। अब तीसरा है बनावली। तो दोस्तों बनावली में क्या हुआ था? बनावली पहले तो कहां पर है? हरियाणा। और यहां पर क्या मिले थे? हल्के नमूने। यानी कि जो हल्के जो नमूने थे वो कहां पर प्राप्त हुए थे? बनावली, हरियाणा। तो यहां पर दोस्तों 4 क्वेश्चन अपने सोल्व हो गए। एक में पहला है नेहरू के अवशेष सोर्तगई में, फिर है लार्जवर्थ मणि कहां से, मतलब जो शिल्प कार्य में काम में लेते कहां से आती थी? सोर्तगई, अफगानिस्तान से। फिर है जलाशयों के साक्ष्य कहां से मिले? धोलावीरा, गुजरात से। और हल्के नमूने या हल्का प्रतिरूप कहां से प्राप्त हैं? बनावली, हरियाणा। और दूसरा स्थान अगर पूछे तो चोलिस्तान वाले क्षेत्र में। अब देखते हैं तीसरा, कौन से हड़प्पा स्थल में नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी? ये विशेष स्पेशल है कि देखो हड़प्पा सभ्यता में ज्यादातर अमूमन नालियों को बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, लेकिन वो कौन सा शहर है जहां नालियां पक्की ईंटों से बनी थी और मकान कच्ची ईंटों से बने थे? हड़प्पा में हम मोहनजोदड़ो में देखते हैं जो विशाल स्नानागार, जो भी ऊपर ऊपरी जो दुर्ग था उसमें एक चबूतरा बनाया गया था वो कच्ची ईंटों का, और उसके ऊपर शहर बसाया गया था। और एक ऐसा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का जहां नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी और मकान थे वो कच्ची ईंटों से बने थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा लोथल। और ये क्वेश्चन स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये बुक में इंडेक्स में दे रखा है, क्योंकि यहाँ अपने आप में स्पेशल है कि हड़प्पा सभ्यता का एक अलग शहर जहां पर नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी और मकान कच्ची ईंटों से बनाए गए थे। अब हम देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा लोथल। अब इसमें विशेष क्या है दोस्तों? विशेष में नागेश्वर व बालाकोट से क्या प्राप्त हुए हैं? शंख। कहां से क्या प्राप्त हुए हैं? शंख। और अगर ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि सिंधु सभ्यता के वो कौन से शहर हैं जो या स्थल हैं जो समुद्र के किनारे अवस्थित थे, तो आएंगे नागेश्वर और बालाकोट। और यहां से क्या प्राप्त हुआ? शंख। फिर है दूसरा है कालीबंगन। यहां पर क्या प्राप्त हुए? जूते हुए तो दूसरा आ गया कालीबंगन, जहां पर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बुक में कालीबंगन दे रखा है, वैसे आम बोलचाल में कालीबंगा कहा जाता है, जो कहां पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। अब तीसरा है धोलावीरा और लोथल। इसमें विशेष क्या है? तो देखो दोस्तों,
धोलावीरा एंड लोथल तो दोस्तों क्या थी, धोलावीरा और लोथल में पूरी बस्ती किलेबंद थी, यानी कि पूरी बस्ती के चारों तरफ किले जैसा आवरण था। तो इसमें विशेष फैक्ट ये हो गए कि नालियां थी, पक्के ईंटों से काम बनी थी लोथल में, और लोथल में और धोलावीरा दोनों में पूरी बस्ती किलेबंद थी। और कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, और नागेश्वर व बालाकोट में शंख में प्राप्ति है। अब क्यों का क्या कारण था यहाँ पर शंख प्राप्त होने का, तो दोस्तों ये दोनों ही स्थल समुद्र के किनारे स्थित थे। अब है मोहनजोदड़ो दुर्ग में कौन सी संरचना मिलती है, यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी है, रेगिस्तान में नहीं आ सकता, वन लाइनर में है, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी ये पूछ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो जब हड़प्पा सभ्यता को हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या आती है, क्या आती है, सबसे बड़ी विशेषता उसकी क्या आती है। देखो पहला तो नगरीय सभ्यता थी, यानी कि नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण नहीं थी, तो व्यापार पर ज्यादा जोर था। दूसरी बात, अपनी सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था के लिए हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध थी। दूसरा, नियोजित शहर व्यवस्था या नियोजित बसाव या बस्ती के लिए भी फेमस थी। तो उन्होंने सिस्टमेटिक एक प्लान के थ्रू जो बनाया था वो ही सबसे बड़ी विशेषता है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो दुर्ग में कौन सी संरचनाएं मिलती हैं, विशाल स्नानागार मिलता है, माल गोदाम मिलता है, और विशाल आंगन मिलता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सभी। फिर है 5वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में मिले विशाल भवन को खालिस्तान की संज्ञा दी गई। याद रखना, इसमें पहली चीज तो यह है कि जो विशाल भवन जो मिला था वो कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में, समझे। और उस विशाल भवन में जो जिसको किस नाम से पुकारा गया वो था प्रसाद की संज्ञा दी गई। तो यह ध्यान रखना, प्रसाद क्या था, विशाल भवन कहां पे था, मोहनजोदड़ो में। तो 3 तरफ से कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पहुंच ले, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में बाट किससे बनाए जाते थे, जो तोलते हैं। बाट एक पशुओं को खिलाने का काम आता है, बाट तोलने वाला बाट, तो वो किससे बने हुए थे, ये बार बार क्वेश्चन आता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि देखो हर चैप्टर में कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर में, वो बार बार घूमते हैं, यानी कि हर बार उन क्वेश्चनों का पेपर में जिक्र आता है कि कोई भी, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन में हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आए, तो वहां पर 10 से 15 क्वेश्चन स्पेशल हर चैप्टर में होते हैं। तो यहाँ पर जो पहला जो कॉमन क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो दुर्ग में क्या मिला है, ये एक कॉमन क्वेश्चन है, ये थोड़े से एडवांस क्वेश्चन है। और ये हड़प्पा सभ्यता में बाट किस से बनाए जाते थे, यानी किस चीज से बनते थे, तो दोस्तों पत्थर से बनते थे, ये हमने पढ़ा है। तो इसमें आएगा आंसर चर्ट पत्थर, यानी कि अपना आंसर आएगा सी। तो
फिर शेल खड़ी पत्थर, कार्निलियन और स्फटिक किस काम में आते थे, तो इनको भी हम थोड़ा विशेष में देख लेते हैं। तो देखो चर्ट पत्थर आंसर है इसका, और विशेष में पहला है कार्निलियन। तो देखो दोस्तों ये था नीले रंग का, यानी कि लाल रंग का एक तो था लाल रंग का, क्या था, कार्लियन लाल रंग का था, और इसको जो काम में लेते थे वो था यानी कि मन के बनाने में। और ये पत्थर जो था ये भी पत्थर है कार्निलियन, जो लाल सुंदर लाल रंग का था, मन के बनाने काम में लिया जाता था। तो ये कहां से प्राप्त होता था, तो दोस्तों यहां पर आएगा ब्रोंज गुजरात से। हो गया। फिर दूसरा है शेल खड़ी। ये एक कॉमन क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। शेल खड़ी, इससे मोहरें बनाई जाती थी, मोहरे व मनके। देखो इस पत्थर से क्या है दोस्तों, मोहरे भी बनाते थे और कुछ कुछ से इसका प्रयोग मन के बनाने में भी किया जाता था। लेकिन स्पेशली अगर पूछे कि शेल खड़ी पत्थर का प्रयोग किसमें किया जाता था, तो मैन है मोहरे निर्माण में। और ये कहां से प्राप्त होता था, तो दोस्तों शेल खड़ी प्राप्त होती थी दक्षिणी राजस्थान व उत्तरी गुजरात। समझ में आया? यानी कि ये दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में शेल खड़ी प्राप्त होती थी। फिर है स्फटिक। तो देखो स्फटिक भी मन के बनाने के काम में आता था, तो यहां पर स्फटिक भी मन के बनाने के काम में, स्फटिक से भी क्या मन के बनाए जाते थे। अब ये हड़प्पा सभ्यता पार्ट। तो दोस्तों इसमें कितने क्वेश्चन, कार्लियन का प्रयोग हमने समझा कि किसमें प्रयोग किया जाता है। कार्लियन पत्थर जो मिलता कहाँ है, भ्रोंज गुजरात में मिलता है। शेल खड़ी से क्या बनती है, मोहरे, स्पेशली मोहरे बनती है, लेकिन कई कई जगह इन मनके बनाने के काम में भी लेते थे। और शेल खड़ी मिलती कहाँ थी, दक्षिणी राजस्थान और गुजरात से सप्लाई, उत्तरी गुजरात से सप्लाई होती थी। और स्फटिक क्या है, ये भी एक पत्थर है जो मनके बनाने के काम में आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में अग्निवेदियां कहां से प्राप्त हुई हैं, यानी कि अग्निवेदिका जो हम यज्ञ करते हैं या हवन करते हैं तो एक वेदिका बनाते हैं, वो अग्निवेदिका, तो उसके साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो कालीबंगन, हड़प्पा नागेश्वर, कालीबंगन लोथल और लोथल धोलावीरा। तो इसमें आंसर आएगा दोस्तों कालीबंगा और लोथल। अब ये देखो लोथल कितना इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हो लोथल में कितने आंसर आए। यहाँ पर भी लोथल है जहां पर अग्निवेदिकाएं मिली हैं, जलाशय के साक्ष्य भी कहां से धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं, और जहां पर पक्की नालियों से पक्की ईंटों से नालियां बनाई जाती थी वो भी लोथल में। अब अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाई मर्तबान किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये दो तरह से इंपॉर्टेंट है। एक तो
कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उस जगह से हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध का पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग वहां से व्यापार या उनसे उनका कनेक्शन था। तो दोस्तों हड़प्पाई मर्तमान क्या था, देखो दोस्तों थोड़ा यहाँ एक ऐसा बड़ा सुराही नुमा एक मर्द भांड था जिसके बाहर काले रंग से या कुछ ऐसा लेप किया जाता था ताकि उससे कुछ जो पदार्थ रखे वो रिसे नहीं। तो मर्तबान हड़प्पाई मर्तबान किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो देखो इसका आंसर आएगा दोस्तों ओमान। ओमान इसका आंसर है। तो ये देखो कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का ओमान से व्यापारिक संबंध था, या फिर ओमान से व्यापारिक संबंध होने का प्रमाण मिलता है कि हड़प्पाई मर्तमान वहां मिले हैं। और दूसरी चीज यहां पर विशेष में हम देखते हैं विशेष में देखो ओमान से तांबा भी हड़प्पा सभ्यता में आता था। तो ओमान से ओमान से क्या तांबा लाया जाता था। और दूसरी चीज एक वर्ड आया था जो मैंने आपको पहले बहुत बार बताया था, मगान। मगान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो दोस्तों मगान शब्द का प्रयोग ओमान के लिए किया गया है। ओमान के लिए, समझ में। तो पहली चीज तो हमने जाना कि हड़प्पा लोगों के व्यापारिक संबंध थे, ओमान से भी थे। दूसरी चीज किस तरह से थे, तो ओमान से तांबा मंगवाया जाता था। और जो मेसोपोटामिया का लेख है वहां पर एक वर्ड है मगान का उल्लेख किया गया है। तो वो वर्ड मगान किसके लिए प्रयोग किया गया है, ओमान के लिए, राइट। अब अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। जो भारतीय पुरातात्व विभाग है उसका जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों उसका जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसको कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अब इसमें है जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल के विषय में थोड़ा हम देखते हैं विशेष, यानी कि मार्शल ने 1924 में हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की। किसने, जॉन मार्शल ने। और अर्नेस्ट मेके है, इसने जो जिक्र किया है वो क्या है, जो नाली व्यवस्था थी उसका जिक्र किसने किया है, अर्नेस्ट मेके ने। फिर अगला है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। यानी कि बहुत सारे कारण थे, लेकिन अगर 4-5 कारण आपको अच्छी तरह याद हैं तो आप इसमें ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, वन लाइनर भी आ सकता है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखो जलवायु परिवर्तन कारण, वनों की कटाई, भीषण बाढ़, नदियों का सूख जाना। और यहाँ पर नदियों का सूख जाना की जगह ऑप्शन आ सकता है नदियों का मार्ग परिवर्तन करना। क्या नदियों का सूख जाना भी ऑप्शन में आ सकता है, और नदियों का मार्ग परिवर्तन हो जाना भी ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों इसमें सभी कारण हैं,
जलवायु परिवर्तन भी था, वनों की कटाई भी थी, भीषण बाढ़ भी थी, और नदियों का सूख जाना भी था, या फिर नदियों का मार्ग परिवर्तन भी एक कारण था। अब है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शिल्प कार्य क्या थे? क्वेश्चन को चित्र समझना। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख, देखो कार्य हो सकते हैं, बहुत से कार्य थे, लेकिन यहां पर क्या पूछा है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शिल्प कार्य कौन कौन से थे, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य थे, क्योंकि महत्वपूर्ण में हम सभी कार्यों को सम्मिलित कर नहीं सकते, लेकिन जो अमूमन हर जगह वो कार्य हड़प्पा सभ्यता में होते थे। तो पहला है मन के बनाना, दूसरा है शंख की कटाई करना, तीसरा है धातुक्रम, चौथा है मुहरे बनाना, पांचवा है बाट बनाना, और छठा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर आएगा। एक तो मन के बनाना शिल्प कार्य था, शंख की कटाई करना भी प्रमुख कार्य था, धातुक्रम भी प्रमुख था, और मोहरे बनाना भी प्रमुख था, और बाट बनाना भी। तो इसका मतलब ये सब राइट है, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये क्वेश्चन करवाने का मकसद ये है कि अगर आपको एक क्वेश्चन का पैटर्न का पता चल जाए कि 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शिल्प कार्य कौन से थे, तो लिखने यही है, उनको एडजस्ट करना हो, बाकी लिखना यही है। पतन के कारण में भी ये सेम है। फिर है अधिकांश फयांस हड़प्पा सभ्यता में कहां से मिले हैं? फयांस यानी कि एक बहुत कीमती वस्तु थी जो हड़प्पा सभ्यता में कहां कहां से मिले हैं। तो दोस्तों ये प्राप्त हुए हैं, आंसर आएगा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, यानी कि ये इतनी विलासिता की वस्तु मानते हैं हम इसको, कि ये एक विलासिता की वस्तु थी जो फ्यांस यानी कि बहुत महंगा था। तो पूरी हड़प्पा सभ्यता में अमूमन अधिकांशतः सिर्फ इन 2 जगहों पर ही पाया जाता था, और हो सकता है कुछ और जगहों पर भी हो, लेकिन इन पे था। अब इसके अपवाद में हम देखें कि कालीबंगन में एक भी नहीं प्राप्त हुआ। यानी कि जो फ्यांस थे वो कालीबंगन सभ्यता में एक भी जगह से प्राप्त नहीं हुआ। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातात्वविद किन वस्तुओं को ढूंढते हैं? यानी कि जो शिल्प कार्य थे उनकी पहचान करने के लिए, यानी कि उनको पहचान की यहाँ पर ये शिल्प कार्य था या उद्योग था, तो उसकी पहचान के लिए कौन कौन सी वस्तुएं ढूंढते हैं? तो दोस्तों इसमें है, पहली जो वस्तु आएगी वो कच्चा माल। पहला है कच्चा माल, फिर है औजार, कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, कूड़ा करकट, कूड़ा करकट, पूरे शंख यानी कि शंख, तांबा,
अयस्क। तो दोस्तों ये वस्तुएं एक पुरातात्विक खोजने की कोशिश करता है। कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, कूड़ा करकट, शंख और तांबा अयस्क, यानी कि इन वस्तुओं को ढूंढने की कोशिश करता है जिससे उनको मतलब वहां के शिल्प उत्पादन की जानकारी प्राप्त हो सके। अब अगला क्वेश्चन है, मनके बनाने में कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता, कौन से पदार्थों का प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों मनके बनाने के लिए 3 तरह के पदार्थ यूज में ली जाती थी। एक था पत्थर, यानी कि पत्थर, और दूसरा था धातुएं, और फिर अन्य। अब पत्थर में हमने 2-3 पत्थरों की चर्चा कर चुके हैं। इसमें शेलखड़ी, तो दोस्तों ये हैं पत्थर में कौन से पत्थर काम में ले जाते थे? शेलखड़ी, कॉर्नेलियन पत्थर, स्फटिक पत्थर, जेस्पर, क्वार्ट्ज, ये सब पत्थर के रूप हैं, यानी कि ये पत्थर थे। और धातुएं कौन सी थी? तांबा, कांसा और सोना। अन्य में आ जाएगी एक तो शंख, फ्यांस आ गया, शंख आ गया, फ्यांस और पक्की मिट्टी। इन सब का प्रयोग किसमें किया जाता था? मनके बनाने के काम में लिया जाता था। तो दोस्तों ये थे 14 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इन 14 क्वेश्चनों से आप निकाल के देखना कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एक चीज है दोस्तों कि हम अगर पिछला पेपर उठा के देखें तो हड़प्पा सभ्यता में से निबंधात्मक क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों इस बार निबंधात्मक क्वेश्चन आने की संभावना कम है, तो इसमें से ज्यादातर 1 नंबर के, 2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन स्पेशली ही इस चैप्टर से बनेंगे। तो यही क्वेश्चन बनेंगे, और क्वेश्चन आएंगे कहाँ से? मनके बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ काम में ले जाते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। शिल्प केंद्रों की पहचान के लिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शिल्प कार्य कौन से थे, ये भी 2 नंबर का हो गया। 1 नंबर 2 नंबर में इनमें आ सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज की क्लास। आप कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपका एक कमेंट और लाइक मुझे और मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और भी बेस्ट करूं। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और दूसरी चीज दोस्तों, हिस्ट्री को हम चाय की तरह छान लेंगे एग्जाम तक। मैंने कहा था कि आप 30 से 35 मिनट मेरे को 24 घंटे में हिस्ट्री के लिए दे दो, हम उसको ऐसा चाय की तरह छान के निचोड़ लेंगे कि आप इतने परफेक्ट हो जाओगे बस इस पैटर्न से चलते हुए भी। हाँ, हम निबंधात्मक क्वेश्चन लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ करवाऊंगा मैं। ओके, धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कैसा रहा। और एक चीज और, आप अगर ये पैटर्न आपको सही लगता है तो सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन कितनी बार इस पैटर्न को फॉलो करें। कोर्स तो अपना चलता रहेगा, उसके अलावा तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे, आप ही डिसाइड करोगे, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपको
पता है तो आप मुझे इस चीज के, इससे जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि सप्ताह में ऐसा कॉन्सेप्ट कितने दिन रखें, एक दिन संडे को या फिर 2 दिन या 3 दिन। ओके, धन्यवाद। कल मिलते हैं एक स्पेशल हिस्ट्री का, बौद्ध धर्म, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें कल मिलते हैं, कल शाम को। ओके, धन्यवाद।